सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11। अगले वीडियो में हमने चौथे न्याय तक देखा था। अब आगे का 5वां पेज नंबर 85। सूची कटाह न्याय। सूची सूची अर्थात सुई और कटाह अर्थात कढ़ाई। किसी कारीगर को सुई और कढ़ाई दो बनाने का कार्य मिला हो तो स्वाभाविक है कि वह सरल और छोटी होने से कारीगर सुई को पहले बना देगा और उसके बाद कढ़ाई बनाएगा। अनेक कारीगरों के इस प्रकार के अनुभव को ध्यान में रखकर यह न्याय प्रचलित हुआ है। तो परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के हाथ में जब प्रश्न पत्र आता है तब सर्वप्रथम वो क्या करेगा, प्रश्न पत्र को पढ़ेगा। उसके बाद उत्तर पुस्तिका में उसके उत्तर लिखने होते हैं। तो स्वाभाविक ढंग से परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले सरल और छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर लिख देता है और कठिन एवं बड़े प्रश्नों के उत्तर दूसरे क्रम में लिखता है। तो हम सब जानते हैं कि विद्यार्थी जब प्रश्न पत्र पढ़ता है तब उसे अच्छे से जो प्रश्न का उत्तर आता है, जो सरल है, वो सबसे पहले लिख देगा। उसके बाद जो कठिन है वो प्रश्नों के उत्तर वो उसके बाद में लिखेगा। तो परीक्षार्थी को इस तरह के व्यवहार करने के लिए यह प्रेरणा यानी कि यह न्याय देता है। हमने ऊपर देखा कि कोई कारीगर सुई और कढ़ाई जब दोनों बनाने होते हैं तो सबसे पहले सुई बनाएगा और उसके बाद वो कढ़ाई को बनाएगा। तो जब कोई व्यक्ति सरल कार्य को पहले कर लेता है और कठिन कार्य को दूसरे क्रम पर करने का आयोजन करता हो तब उस व्यक्ति को ऐसे व्यवहार को करने के लिए इस न्याय का प्रयोग किया गया है। तो जब कोई व्यक्ति सरल ही सबसे पहले करेगा और उसके बाद कठिन कार्य करेगा, अब जो कठिन करने जाएगा तो उसमें समय भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। उससे अच्छा है कि उसे जो प्रश्न के उत्तर पहले आते हैं वो पहले लिख देता है। तो इस न्याय से हमें आयोजन करने की एक प्रेरणा मिलती है कि कोई भी काम हो, किसी भी कार्य को करना है तो पहले उसे समझना पड़ता है, उसका पूरा पहले आयोजन करना पड़ता है, तब वो कार्य अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। तो व्यक्ति के ऐसे व्यवहार को कहने के लिए इस न्याय का प्रचलन हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो जल बिंदु निपातः न्याय यानी कि जल अर्थात पानी, बिंदु अर्थात बूंद और निपात अर्थात गिरना। जल बिंदु निपात न्याय। तो घड़े जैसे पात्र में भरे पानी के भंडार में से, यानी कि घड़े में जो एक छिद्र होता है तो छोटे छोटे बूंदों के रूप में पानी के वो पूरा भरा हुआ घड़ा पानी के छोटे छोटे बूंदों के रूप में पानी के साथ वह बह जाने की क्रिया के कारण वो घड़ा खाली हो जाता है। तो इसे देखकर इस न्याय की कल्पना की गई है। तो माता पिता के प्रचुर संपत्ति को देखकर कोई लड़का ऐसा समझता है कि मैं चाहे कितना खर्च करूं, मेरे पिता की संपत्ति कहाँ कम होने वाली नहीं है। तो ऐसा सोचकर वह पिता की संपत्ति का उपयोग खुले हाथ करने लगता है और उसमें
कोई वृद्धि न करे तो कभी ना कभी वह प्रचुर संपत्ति भी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। जैसे पानी से भरा पूरा घड़ा एक छिद्र के कारण छोटे छोटे बूंदों के रूप में भी वो खाली हो जाता है, उसी तरह धीरे धीरे पिता की संपत्ति भी, वह प्रचुर संपत्ति भी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह प्रकृति धन खनिज भंडार को देखकर यह बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। तो जो हमने प्रकृति ने इतना सारा, प्रकृति के कई साधन हमें दिए हैं, तो मनुष्य किसी भी प्रकार का संयम किए बिना, न पानी का संयम किए बिना उसका उपयोग करते हैं। हम जानते हैं हमें जब भी ज़रूरत नहीं होती है तब भी पानी का नल हम कभी कभी खुला छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने प्रकृति ने हमें जो जो दिया है, तो उसका भी हमें सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। तो प्रस्तुत न्याय इस वास्तविकता का दर्शन करवाकर उपदेश देता है कि जिस तरह भरे घड़े में से पानी बूंद बूंद करके बह जाता है तो एक समय वह खाली हो जाता है, अतः खर्च हो रहे पदार्थ के भंडार में वृद्धि करते रहना है। अतः संग्रह यानी कि निपात, पानी से गिरे नहीं, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो किसी वस्तु के बड़े बड़े भंडार को देखकर कोई खुले हाथ से उपयोग करने लग जाए तो उस व्यक्ति की इस व्यवहार को अभिव्यक्त करने के लिए अपने वक्तव्य में इस न्याय का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमें प्रकृति ने जो अपने प्रकृति के सारे वृक्ष या पानी ये सब का हमें सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ ना से हमें सोच समझ कर जल हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो, कोई भी पदार्थ हो, उसका सोच समझ कर जितना उपयोग करने की ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अपना यह न्याय पूरा करते हैं। तब तक